स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब धारा 498 ए का केस होता है तो जिन्होंने आपके केस की विवेचना की है उनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एज अ विटनेस के तौर पे। इसके पहले पति से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर भी वीडियो बनाया गया है। पत्नी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त, इस पर भी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है। और फिर एक जिन्होंने आपके केस की विवेचना की है उन्हें भी थाने में कोर्ट में बुलाया जाता है और कोर्ट में बुला करके उनसे भी पूछताछ की जाती है, उनसे भी कुछ सवाल किए जाते हैं। क्योंकि विवेचनाधिकारी जो होता है, जिन्होंने विवेचना की है केस के, वो एक गवाह माने जाते हैं, इसलिए उन्हें कोर्ट में बुला करके उनसे भी पूछताछ होती है। अब जब उन्हें कोर्ट में बुलाया जा रहा है तो उनसे किस तरह के क्वेश्चन किए जाने हैं, किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, इसके ही बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपका केस होता है वो उनके बयान पर, उनके द्वारा दिए जाने वाले जवाबों पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी जब ऐसा होता है कि केस तो झूठा है लेकिन उसे चार्जशीट उसमें तब भी बना करके दायर कर दी गई है, फॉल्स रिपोर्ट नहीं लगाई गई है पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा। और ऐसे केसेस में आप लोगों की भी एक क्वेरी होती है कि जब थानेदार जब ये जानते हैं, जब पुलिस इंस्पेक्टर जो है उनको ये पता है कि केस झूठा है, उसके बाद भी वो चार्जशीट क्यों लगा देते हैं। जब उन्हें पता है कि केस झूठा है तो उन्हें नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें पता होता है कि केस झूठा है लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव होता है कि उन्हें चार्जशीट लगानी पड़ती है। और अगर कभी किसी केस में वो नहीं लगाते हैं तो हो सकता है उनके खिलाफ भी फाइल खुल सकती है, उनसे कई तरह के सवाल जवाब किए जा सकते हैं। तो अधिकतर केसेस में इन अपने जो फाइल उनके खिलाफ खुल सकती है उससे बचने के लिए भी जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो चार्जशीट दायर कर देते हैं। लेकिन केवल चार्जशीट दायर कर देने के बाद ही उनका काम खत्म नहीं होता। इसके बाद भी उन्हें एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाया जाता है और उनसे भी सवाल किए जाते हैं। अब उनसे जो सवाल किए जाते हैं वो इस तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो उनसे ये पूछा जाएगा कि एफआईआर कब दर्ज की गई थी, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज की तो वो कब की गई थी। इसके बाद फिर एफआईआर दर्ज करने के बाद बयान कब रिकॉर्ड हुआ था। अगर एफआईआर दर्ज करने के बाद बयान रिकॉर्ड करने में जो टाइम है, टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन बनेगा कि तो फिर आपको बयान दर्ज करने में इतना टाइम क्यों लग गया था, क्या ऐसी वजह थी जो कि आपने तुरंत बयान न दर्ज करके आपने इतना ज्यादा टाइम ले लिया। तो यहां पर कोर्ट ये जानना चाहती है कि क्या किसी तरह की कोई फेरबदल तो नहीं की गई थी। बयान दर्ज करने में इतना ज्यादा टाइम लगना कहीं से भी सही नहीं माना जाता। इसके बाद फिर एक उनसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या आपने नक्शा नजरी तैयार की थी। अब ये जो नक्शा नजरी होती है वो ये होती है कि जब एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो बताया जाता है कि मारपीट हुई है, तो मारपीट कहाँ पर हुई है, घटना स्थल क्या था। केवल एफआईआर दर्ज हो गई और सारा चीजें लिख लिया गया तो यहीं पर काम खत्म नहीं होता। इसके बाद फिर एक और उनका ये दायित्व है कि जिस स्थान पर मारपीट हुई है वहां जाएं, जाकर के पूरा वहां की डिटेल लें। मारपीट हुई है तो अगर खून वगैरह निकला है तो उस सब चीजों को देखें, जो घटना स्थल था उसका मुआयना करें, आसपास के लोगों से पूछें कि क्या ऐसा सच में हुआ है। क्योंकि जब भी अगर मारपीट हुई है तो जाहिर सी बात है शोर मचाया गया होगा, तो शोर मचाया गया तो आसपास तक तो आवाज गई होगी, तो अगर गई है तो आसपास वालों को पता होगा। तो ये सारे चीज उनका दायित्व होता है कि वो इन सारी बातों की जानकारी लें, वो नक्शा नजरी तैयार करें। इसके बाद फिर उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या आपने घटनास्थल का मुआयना किया था, आपने घटनास्थल का मुआयना किया था। अगर वो कहते हैं कि हाँ किया था तो ठीक है, आप अगर गए थे तो वो कितना दूर था, जो घटना स्थल है वो थाने से कितना दूर है। अगर वो गए होंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पता होगा कि उस थाने से लेकर के वहां घटना स्थल की दूरी कितनी थी। और अगर ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं गए थे, तो फिर ये क्वेश्चन बनता है कि तो आप क्यों नहीं गए, आप बिना घटना स्थल पर गए आपने चार्जशीट कैसे दायर कर दी। इसके बाद फिर उनसे ये भी क्वेश्चन किया जाएगा कि अगर वो कहते हैं कि घटनास्थल पर गए थे तो उनसे क्वेश्चन होगा कि अगर आप घटनास्थल पर गए थे तो कैसे गए थे, प्राइवेट व्हीकल से गए थे या गवर्नमेंट व्हीकल से गए थे, मतलब जो सरकारी गाड़ियां उन्हें मिली होती हैं उससे गए थे या अपनी गाड़ी से वो गए थे।
अगर कहते हैं कि सरकारी गाड़ी से गए थे, तो क्या आपने जनरल डायरी में इसे नोट किया था? पुलिस की जो जनरल डायरी होती है उसमें आपने नोट किया था कि आप सरकारी गाड़ी से आप वहां तक जा रहे हैं? और अगर वो ये कहते हैं, मैक्सिमम करके केसेस में हम ये देखते हैं कि नहीं नोट करते हैं, सरकारी गाड़ी से गए थे, इसका कहीं भी नोट नहीं होता है जनरल डायरी में। तो फिर ऐसी स्थिति में वो बोलते हैं कि हम पर्सनल गाड़ी से गए थे। तो अगर आप पर्सनल गाड़ी से अपनी गए थे, अगर आपने अपनी गाड़ी का यूज किया था, तो आपने अपनी गाड़ी का यूज क्यों किया? ये काम तो सरकारी है, तो सरकारी काम के लिए आप अपनी गाड़ी का यूज क्यों कर रहे हैं? तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद फिर वो ये बताते हैं कि प्राइवेट गाड़ी से गए क्योंकि अचानक से जाना था इसलिए प्राइवेट गाड़ी से चले गए। तो आपका क्या ये पर्सनल मैटर था जो आपने अपनी गाड़ी का यूज किया? क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी से गए तो उसमें पेट्रोल वगैरह लगा होगा, पेट्रोल डीजल लगा होगा, तो उसका खर्चा आपने खुद क्यों आपने वहन किया? जब आपके पास गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दी है कि आप सरकारी गाड़ी है आपके पास और आप उससे जा सकते हैं, तो फिर आप अपने ऊपर क्यों इसका बर्डन लिए? तो ये एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपने आरोपियों को थाने पर कितने बार बुलाया था? अगर वो ये कहते हैं 2 बार 4 बार बुलाया था, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, तो क्या आपने इसे डायरी में मेंशन किया था? जितने बार भी बुलाया था तो इसे डायरी में मेंशन किया जाना चाहिए। तो क्या आपने मेंशन किया था? अगर उन्होंने किया होगा तो बता देंगे, दिखा देंगे। अगर नहीं किया होगा तो कह देंगे कि नहीं, डायरी में मेंशन नहीं है। तो अगर आपने बुलाया तो आपने डायरी में मेंशन क्यों नहीं किया? कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि हमें बुलाया नहीं गया था और चार्जशीट दायर कर दी गई थी। तो यहाँ पर आपके जो भी विवेचनाधिकारी हैं उनसे आपके वकील का ये कर्तव्य बनता है कि उनसे कि वो इस तरह के क्वेश्चन पूछें कि अगर आपने नहीं बुलाया तो क्यों नहीं बुलाया, और अगर बुलाया तो उसे डायरी में मेंशन क्यों नहीं किया है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और ये भी बनता है कि चार्जशीट कब फाइल की गई थी, कब आपने चार्जशीट को फाइल किया। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जिन्होंने विवेचना की है केस की उनसे पूछे जा सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस में अगर झूठी एफआईआर लिखी गई है और चार्जशीट झूठी दायर कर दी गई है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो विवेचनाधिकारी हैं वो फंस सकते हैं। और आप कई बार ऐसा भी होता है कि जब सारी चीजें आपके फेवर में होती हैं, मतलब कि जो भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं उनका जवाब उनके पास नहीं है, उनका जवाब उनका सारा नेगेटिव आ रहा है, तो ये चीजें आपके फेवर में होती हैं और ऐसे केसेस को जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता है और आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनसे आपको बहुत ही जल्दी बरी किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने अपना केस वकील को दिया है तो भी आप इन सब बातों का ध्यान रखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे और वो पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। आप जब तक खुद नहीं जागरूक होंगे तब तक आप खुद को अपने साथ गलत होने से बचा भी नहीं सकते, इसलिए पहले खुद की नॉलेज रखिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपके लिए इन सब जानकारी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं और आपको इस चैनल के माध्यम से कितना फ़ायदा मिलता है। किसी दूसरे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिखिए। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभी उनका शायद कुछ कमेंट्स उनके होंगे कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए और वो कभी दिमाग से उतर जाता है, तो अगर आपको अभी तक वीडियो नहीं मिला है उस टॉपिक पर तो आप 1-2 बार फिर से आप रिमाइंड करवा दिया करिए किसी भी दूसरे वीडियो पर, तो उससे आपने जो भी टॉपिक बताया था उस पर आपको वीडियो बना करके मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिए और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।